हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं, हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है ये क्लास 10th का। तो आज अब बात करेंगे इसके बी सेक्शन की। तो हेयर वी हैव अ बी पोर्शन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। दीज क्वेश्चंस आर, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, दे आर फॉर 2 मार्क्स। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है जलाने से पहले? तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम समझते हैं। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो है बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, क्यों? क्योंकि एक वो वाइट कलर की उसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। वो लेयर है किसकी? वो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर है जो कि उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, फॉर्म इन इट्स सरफेस। तो उसको हटाने के लिए बिफोर बर्निंग इन एयर हम क्या करते हैं, ताकि वो जल सके, बर्न हो सके, उस लेयर को साफ किया जाता है। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। Our next question is, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? भाई जब हम while diluting an acid, एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। why is it recommended that, ऐसे रिकमेंड क्यों किया जाता है कि भाई आप एसिड को पानी के अंदर ऐड करें, ना कि पानी को आप एसिड के अंदर ऐड करें? तो ये क्यों नहीं किया जाता है? ये इसलिए नहीं किया जाता है बिकॉज एसिड रिएक्ट विद वाटर वाइगोरियसली एंड प्रोड्यूस्ड हीट। क्योंकि जो हमारा एसिड है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है वाइगोरियसली, मतलब बहुत जल्दी से, एंड प्रोड्यूस्ड हीट, और क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, विच कॉजेज बर्स्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। बच्चों, टेस्ट ट्यूब भी टूट सकती है एंड योर हाथ, जो आपके हैंड है, इट ऑल्सो बर्न। सो वाइल एडिंग एसिड टू वाटर, डू इट विद कॉन्स्टेंट स्टरलेशन। उसको कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, अपनी टेस्ट ट्यूब को, उसमें एसिड ड्रॉप वाइज डालते रहें। इसलिए कहा जाता है कि भाई एसिड को वो भी विद प्रॉपरली ड्रॉप वाइज आप पानी में ऐड करें, ना कि सीधा पानी ही ऐड कर दें एसिड में। क्यों? ये रिएक्शन बहुत ही वाइगोरियसली होगा और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए मिक्सचर है ऑक्सीजन का और इथाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? भाई हवा का मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों ऑक्सीजन का ही यूज किया जाता है इथाइन के साथ? सो देखिए, मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज produces sooty flame and not proper combustion takes place। बच्चों, हवा का और इथाइन का जो मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि जो हमारी हवा है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ये कई गैसेस का मिक्सचर है, सेवरल गैसेस का मिक्सचर है, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर सीधे सीधे ऑक्सीजन इथाइन से रिएक्ट नहीं होगी, प्रॉपर कंबशन वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर हमें सूटी फ्लेम मिलेगी, मतलब वाइट धुएं के साथ वो जलेगा। क्यों इथाइन वाइट धुएं के साथ क्यों जलेगा? बिकॉज बच्चों, ये कैसा कार्बन है? ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, मतलब इथाइन के अंदर कार्बन के 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दिस इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हमें कैसी फ्लेम मिल रही है? भाई वाइट कलर की सूटी फ्लेम मिल रही है। बात करते हैं अपने 19th क्वेश्चन की। Why do we prefer a convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles? भाई व्हीकल्स में as a rear view mirror means ड्राइवर जो कार चलाता है उसके आगे जो मिरर लगा होता है, वो भाई ये कन्वेक्स मिरर क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपके मॉडल टेस्ट पेपर में आया है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्केप ना करें। तो
convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles because it provide a wider field of view than any other mirror. ये हमें कैसा व्यू दिखाता है? चौड़ा व्यू दिखाएगा, बड़ा वाइड करके उस व्यू को दिखाएगा. मीन्स वी कैन सी वाइड व्यू ऑफ रोड. हमें सड़क जो है वो ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा दिखाई देगी, ज़्यादा व्यू उसका दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है. इसलिए इन कन्वेक्स मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो कि 2 मार्क्स के लिए है. लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास. लाइट एंटर कर रही है हवा से ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.50 दिया गया है. स्पीड ऑफ लाइट पूछी गई है ग्लास में. द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमें बताई है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स. यहाँ से क्वेश्चन सीधा ही आ सकता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. You all remember 3 × 10⁸ meter second inverse, 3 × 10⁵ किलोमीटर. तो सेकेंड इनवर्स तो आपने याद रखनी है. ये मीटर में है तो 10⁸. तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट होगी किसमें? वैक्यूम के अंदर, एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. यहाँ पर कोई और भी मीडियम हो सकता है. ऊपर किसे रखेंगे? ऊपर रखेंगे वैक्यूम को. नीचे किसे रखेंगे? भाई मीडियम को. हमें कौन सा माध्यम दिया है? ग्लास दिया है. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. क्या क्या चीजें गिवन है? गिवन है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी. एंड आई नो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कई बार आपको ये स्पीड नहीं भी दी गई होगी. यू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सीधा ही. देन यू नो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ है. तो आप स्पीड ऑफ लाइट को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 नीचे आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50 हो जाएगा. एंड व्हेनेवर यू सॉल्व दिस यू गॉट योर आंसर 2 × 10⁸. सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सो आई होप ये न्यूमेरिकल जो है यू ऑल अंडरस्टैंड. हाँ, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स की यू ऑल डू प्रैक्टिस. बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. Why is normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? बच्चों, जो हमारा नियर साइटेडनेस का जो व्यू है, कितनी दूरी पर हम अपनी चीज़ों को रखें जिससे कि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें नॉर्मल आइज के लिए. एक मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नहीं, नॉर्मल व्यू के लिए 25 सेंटीमीटर है. तो पूछा है ऐसा क्यों है? टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज. द फोकल लेंथ, बच्चों इसका जो मेन कारण है, जो हमारी आंख का जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टन मिनिमम लिमिट. वो डिक्रीज नहीं हो सकती, वो निश्चित है किसी सर्टन लिमिट के लिए. तो जो हमारा मतलब अगर हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास रख देंगे देन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे. उसे हमें एक निश्चित दूरी पर रखना ही होगा, जो कि कितनी है? 25 सेंटीमीटर है. तो आपका आंसर जो है, इसका एक्सप्लेनेशन सही क्या बनती है? The focal length of eye lens cannot be decreased below a certain limit, certain minimum limit. So we can see the objects up to 25 centimeter. All these are the questions from your model test paper. So let us see this. We have 21st question. Normal eye view. Now we are talking about question number 22. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो this is our question number 22. बच्चों, जो diffusion है, diffusion process जो है, it is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans.
कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों नहीं पूरा कर सकता। बात करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या। डिफ्यूजन का अर्थ है कि सीधा ही हमारे सेल्स का एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आना और गैसेस का आदान प्रदान होना। तो हम कहाँ से अपने आंसर को शुरू करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम outside the body and used it for breakdown of food is not done in multicellular organisms like human. The body, क्या बोला गया है, the process of acquiring oxygen from outside the body, भाई हम multicellular organisms जो हैं उनके लिए ये possible नहीं है कि वो क्या करें, सीधा ही बाहर से ऑक्सीजन को उनकी स्किन ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर ले और भाई जो प्रोसेस है फूड की, जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है वो उनकी स्किन के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने से हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, लाइक डॉग, एनिमल्स, उन सभी की जो बॉडी है उनका जो स्ट्रक्चर है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स, वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सीधे ही एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। इसलिए बच्चों जो ये जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस ह्यूमन बींग्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सही तरीका, माध्यम नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। सो द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, लाइक टच मी नॉट, सेंसिटिव प्लांट है हमारा एक, छुई मुई जिसे कहते हैं, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। उसकी जो मूवमेंट है वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू वो सिग्नल सेंड करती है ताकि उसे पता लग जाता है कि मुझे कोई छू रहा है, विच ट्रांसमिट सिग्नल्स अगेंस्ट टच। पर जो ये मूवमेंट्स है शूट्स की मतलब जो पौधे की जो अंकुरित होती टहनियाँ हैं उनकी जो ये मूवमेंट है दिस इज सेंसिटिव टूवर्ड्स द लाइट। तो वो लाइट के लिए सेंसिटिव है शूट्स, और जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं लाइक टच मी नॉट वो हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल केमिकल माध्यम है जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉडल टेस्ट पेपर एंड हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन। What is the purpose of making urine in human body? Very important question. Name the organ that store and releases the urine. So the purpose of making urine in human body is to filter out waste products from the blood. भाई खून में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, लाइक नाइट्रोजीनियस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू निकलती है। तो अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स सच एज यूरिया और यूरिक एसिड्स हमारी बॉडी में, जैसे हम फूड ईट करते हैं, हम गैस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो कई तरह की हमारे शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज भी बाद में वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं। उन्हें निकालने के लिए यूरिया और यूरिक एसिड जिसे नाम दिया गया है उसको ब्लड में से उन्हें कौन सेपरेट करता है? उन्हें सेपरेट करती है किडनी। सो वी से दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, जो वो फिल्टर है जो खून में से इम्प्योरिटीज को अलग करने वाला वो फिल्टर है। इन्होंने पूछा ऑल्सो नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। सो दिस इज आवर सो जो हमारी किडनीज हैं दे फिल्टर, they have the filter unit and that stores and release the urine। तो जो ऑर्गन हमारा यूरिन को स्टोर करता है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर है, और रिलीजेस द यूरिन है दैट इज आवर एनस है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो टिल देन पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर एफर्ट्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
जय हिंद, जय भारत।